अरे बहन जी, मुन्नी के पापा ने इतनी मेहनत से दुकान जमाई थी और दुकान का मालिक करे कि दुकान खाली कर दो। अब जमी जमाई दुकान है, ऐसे कैसे खाली कर दे? अरे तो उन्हें बोल दो ना किराया बढ़ाने को। हर पैतरा अपना के देख लिया बहन जी, पर वो मान ही नहीं रहा। और फिर कोई दुकान भी तो मिले अच्छी लोकेशन पे। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले। अच्छा जी, चलती हूँ। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। माना पुलिस 24 घंटे आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है, पर हम हर पल आपके साथ नहीं होते, इसलिए आप कितने सुरक्षित हैं ये कुछ हद तक आप पर भी डिपेंड करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में अपने सुख दुख, खुशियां या गम दूसरों के साथ बांटते वक्त हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता क्योंकि कैसे इनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है। आज इस केस को दिखाने का मकसद यही है कि इस अनजान दस्तक से कैसे आप खुद को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को जुर्म से बचा सकते हैं। अरे दरवाजा ही खुला छोड़ रखा है। कितनी बार बोला इन बच्चों को दरवाजा बंद करके रखो, सुनते ही नहीं है। मस्ती कर रहे होंगे कहीं। कहाँ हो दोनों? प्रताप, निमेधा, मीना, बेटा कौन था वो? बेटा तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सर ऊपर। तब मैं ऑफिस में था, मेरे बेटे ने फोन करके मुझे बताया। बेटा आपने पापा को फोन किया था? दीदी, दीदी मैं जीत गया। दीदी मैंने 49 मारे। दीदी कौन आ रहे हैं आप? सर ये घर पे नहीं था और मेरा इतनी सदमे में है कि कुछ बता ही नहीं पा रही है सर। बच्चे के कपड़ों और जिस्म पे खून है। बेटा आपको कहीं चोट लगी है? नहीं सर, इसे कोई चोट नहीं लगी। दरअसल ये अपनी मां की लाश के साथ लिपट के रो रही थी तो खून लग गई। कोई लूट? नहीं सर, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं लगा। कौन कर सकता है ऐसा? आपको किसी पर शक है? कोई ऐसा जो ये कर सकता? कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। सुनेंगे? बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाइए। काफी ब्रूटल मर्डर है सर। मल्टीपल स्टैबिंग्स की गई हैं। घर में कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला। सर आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की, किसी ने घर में किसी को आते जाते हुए नहीं देखा और ना ही किसी ने घर से चीखने चलाने की कोई आवाजें सुनी।
ना ब्रूटल मर्डर हुआ है। किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। कहीं ऐसा तो नहीं कोई कुछ छुपा रहा है? सर घर के बाहर कोई सीसीटीवी भी नहीं है। घर में कोई लूट भी नहीं, तो शायद दुश्मनी का एंगल हो। मियाँ बीवी के बीच के रिश्तों के बारे में पता करो और जितने सबूत मिले सब इकट्ठा करो। मैं हॉस्पिटल में जाकर बच्ची से मिलता हूँ। इस केस में बच्ची का बयान बहुत जरूरी है, शायद उसे कुछ याद आ जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, बच्ची कैसे? सर, बच्ची के साथ रेप हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हमारा बच्ची से बात करना बहुत जरूरी था, और बच्ची अभी बात करने की हालत में है नहीं। तो आप बताइए, जहन पर जोर डालिए, क्या कोई ऐसा था जिसकी आपकी बीवी या बच्ची पर बुरी नजर थी? नहीं, ऐसा तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ शर्मा। सर, रतन गैस एजेंसी की यूनिफॉर्म की एक शर्ट मिली है जिसपे खून लगा हुआ है। रतन गैस एजेंसी? जी हाँ सर। और ये खून काफी ताजा लगता है। शर्मा, उस कपड़े पर जो खून लगा है उसे बच्ची की मां नेहा के खून से मैच करवाओ। और एक बात, बच्ची के साथ रेप हुआ तो हो सकता है कि शायद बच्ची की मां नेहा के साथ भी रेप हुआ। देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। ओके सर। सुनिए जी, क्या आपकी जान पहचान का कोई रतन गैस एजेंसी में काम करता है? रतन गैस एजेंसी? जी। नहीं सर, कोई पहचान वाला तो कोई नहीं। क्या बात है सर? आपके घर के पास एक कपड़ा मिला है रतन गैस एजेंसी का, जिस पर खून लगा हुआ। सर, जान पहचान का तो कोई नहीं, लेकिन सिलेंडर वहीं से आता है हमारा। आज सुबह ही नाश्ते पे हम लोग बैठे थे तो पृथक ने। ये क्या? ब्रेड? मम्मी, मैंने आपको आलू के पराठे बनाने के लिए बोले थे और आपने ब्रेड बटर दे दिया। अब मैं नहीं खाऊंगा। अभी यही खाना पड़ेगा क्योंकि गैस खत्म हो गई। हीरो, गैस खत्म हो गई? अरे दोनों सिलेंडर खत्म हो गए क्या? मैंने आपसे कहा था ना गैस बुक करवा दीजिए, आप फिर भूल गए। अरे लेकिन मैंने तो करवा दिया था ना। अरे पर आई तो नहीं ना। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि डिलीवरी देने वाले ने। हाँ सर, सुनील शर्मा का बुकिंग है। डिलीवरी देने कौन गया था? सर, उनकी डिलीवरी तो अभी पेंडिंग है, हम तो 2 दिन बाद देने वाले थे। ठीक है, तो आज केशव विहार एरिया में तुम्हारी एजेंसी का जो डिलीवरी बॉय गया था उन सबकी डिटेल्स दो मुझे। ठीक है सर। सर, शर्ट पे मिला ब्लड मेधा की मां के ब्लड से मैच करता है और हमने रतन गैस एजेंसी में काम करने वाले उन चारों लड़कों को उठा लिया है जो उस दिन केशव विहार और उसके आसपास के एरिया में डिलीवरी करने गए थे। सर, चारों अंदर लॉकअप में हैं। उन चारों में से सुनील शर्मा के घर कौन कौन गया था? सर, सुनील शर्मा के घर का सिलेंडर हमें डिलीवरी करने को नहीं मिला था सर। डिलीवरी देने नहीं गए थे, वहां गए थे कांड करने। कौन गया था? तुम गए थे? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इतना तो हमें पता है, गया तो तुम चारों में से कोई एक था, लेकिन एक दूसरे को बचाने की कोशिश करोगे तो चारों के चारों फंसोगे। सोच लो। सिंह, सब अपने दिमाग पर जोर डाल लें, लेकिन इनका दिमाग चल नहीं रहा, फिर अपना जोर दिखाओ इन्हें। बेटा, इनमें से कौन था? कोशिश करो पहचानने की। मेरा बेटा कौन था वो? बोलो बेटा। मेधा बहुत गहरे सदमे में थी। उन सिलेंडर डिलीवरी बॉयज में से उसने किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया।
और उनमें से भी किसी ने गुनाह कबूल नहीं किया। उस वक्त हम अंदाजा लगा रहे थे कि मेधा के साथ साथ उसकी मां का भी रेप हुआ होगा, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमारी थ्योरी बदल दी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेधा की मां का रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर हुआ दिन में 3 बजे के आसपास, और ये फुटेज ढाई बजे की है, जब ये बंदा मेधा के घर से थोड़ी दूर एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ। ज्वाइन करो। पॉज करो। इसने रतन गैस एजेंसी की शर्ट पहनी है। या सर, लेकिन इसकी कदकाठी रतन गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय से काफी अलग है। उन सभी की एलिबाई चेक की मैंने सर, उस दौरान वो दूसरे एरियाज में थे। तो फिर ये कौन है? इसके जूते देखो, एकदम सफेद, साफ, नीट एंड क्लीन। डिलीवरी बॉय के जूते कितने साफ। या सर, और जूते काफी महंगे ब्रांडेड भी लग रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है सर, ये बंदा रतन गैस एजेंसी का हो ही नहीं, इसने पर्पसली उनका यूनिफॉर्म पहना मेधा के घर में घुसने के लिए। अगर ऐसा है तो ये जो भी है, ये जानता था कि मेधा के घर में सिलेंडर आने वाला है और इसी बहाने से उनके घर में घुसा होगा। बोलो बेटा, कि यही है जिसने आपकी मम्मी को मारा था? प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए। सिस्टर, इंजेक्शन। मम्मी, रिलैक्स बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। ये है मैडम जी दुकान, एकदम प्राइम लोकेशन पर है, और आजू बाजू देखिए मोहल्ला भी है हरा भरा, तो अच्छी खासी चलेंगी। मैं भी ताला खोल के दिखाता। अरे भी चाबी भूल गया मैं। अब 2 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से चाबी लेके आता हूँ। भैया थोड़ा जल्दी, बच्चे घर पर अकेले हैं। बस यूं गया और यूं आया, बस 2 मिनट। मम्मी कहाँ है? अरे बेटा, मम्मी आपकी दुकान देखकर मार्केट चले गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको उनके पास छोड़ दूं। चलो, मम्मी वेट कर रही है। हाँ चले, चलो। हाँ। सर, इसे देखकर मेधा जिस तरह से घबराई, उससे यह तो साफ होता है कि मेधा का रेप और उसकी मां का मर्डर इसी ने किया है। पर मेधा के पेरेंट्स के बैकग्राउंड में ऐसा कोई भी एंगल नहीं मिला जिसके पीछे क्राइम का मोटिव हो। शर्मा, घर में 2 लोग थे, 12 साल की बच्ची मेधा और 32 साल की उसकी मां नेहा। लेकिन बच्ची का रेप होता है और उसकी मां का मर्डर। कहीं ये कोई चाइल्ड मोलेस्टर तो नहीं? अंकल, आपने तो बोला था कि मम्मी ने मुझे मार्केट में बुलाया, फिर आप मुझे कहाँ लेकर चल रहे हो? अरे बस पहुंच ही गए बेटा, हम पास में ही हैं यहाँ पर। चलो चलो। इस फोटो को सभी थाने में भेजो और पिछले दिनों जितने भी चाइल्ड मोलेस्टेशन और रेप के केसेस फाइल हुए सभी के बारे में पता करो। हो सकता है कोई सीरियल चाइल्ड मोलेस्टर हो और हमें उन केसेस से इस तक पहुंचने की कोई लीड मिल जाए। राइट सर? मुन्नी,
आपने मुन्नी को देखा क्या? नहीं। मुन्नी बेटा, आप लोगों ने मुन्नी को देखा कहीं पर? नहीं। मुन्नी! अंकल, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यहाँ पे कहाँ है मार्केट? मैं जा रही हूँ। भाई साहब, आपने छोटे बच्चे को देखा क्या? सर, हमारी बच्ची मुन्नी। आराम से बताइए क्या हुआ? सर, हमारी बेटी मुन्नी, सर वो कहीं मिल नहीं रही है सर। सर, मैंने उस वाइट शूज वाले आदमी का सीसीटीवी इमेज दूसरे थानों में भेजा। उससे रिलेटेड तो कोई भी अपडेट सामने नहीं आया, पर उन थानों से भी चाइल्ड मोलेस्टेशन और रेप के ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। एक खास बात और है सर, इन सभी केसेस में वारदात थर्सडे को ही हुई है। थर्सडे को? ये बच्ची मेधा का रेप और उसकी मां का कत्ल भी थर्सडे को हुआ था? जी हाँ सर, मेधा और उसकी मां के केस के बाद रामनगर थाने से मुन्नी नाम की एक बच्ची का केस भी सामने आया। इस बच्ची के साथ सिर्फ रेप नहीं हुआ सर, इसका मर्डर भी किया गया, वो भी पिछले थर्सडे को ही। ये थर्सडे का कॉमन कनेक्शन किसी सीरियल मोलेस्टर की तरफ इशारा करता है। शर्मा, अभी तक जितने भी केसेस सामने आए सब कुछ डिटेल पता कर, और मैं रामनगर जाकर इस बच्ची मुन्नी का केस इन्वेस्टिगेट कर रही टीम से मिलता हूँ। मेरे घर में मुझे क्यों बात रखा? छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो प्लीज। सर, मुन्नी के पापा अपने लिए किराए पर एक दुकान देख रहे थे। उसी शाम वो आदमी घर पर आया। जी कहिए? उसने मुझे बोला कि मुन्नी के पापा ने उसको भेजा है और वो बिजी है, तो मैं जाकर दुकान देख लूं। मुन्नी बेटा, मैं दुकान देखने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? आप दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, ठीक है? अभी आती हूँ मैं उसकी बातों में आ गई सर। घर लौटी तो देखा मुन्नी घर पर नहीं है, और फिर मुन्नी के पापा ने बताया कि इन्होंने तो किसी को भेजा ही नहीं था। मुझे पक्का यकीन है सर कि उसी आदमी ने मेरी बच्ची के साथ। सर, उस आदमी ने जो दुकान मुन्नी की मां को दिखाया था, उसका ओनर रेंट पे दुकान देने वाला ही नहीं था। हमने इस एरिया के सारे ब्रोकर्स को इन्वेस्टिगेट करके देखा, हमें लगता है वो आदमी इस एरिया का था ही नहीं। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। ऑफिस में है? नहीं पापा, आज छुट्टी की है। तबीयत तो ठीक है ना बेटा तेरी? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके। बेटा आ जाओ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पापा है ना तुम्हारे साथ? हाँ, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। आ जाओ। प्रताप, मेधा, हम बाजार जा रहे हैं। मेधा, सिलेंडर वाला आए तो पहले हमें फोन करना, ऐसे दरवाजा मत खोलना। और प्रताप, दीदी को घर पे अकेला छोड़ के अभी खेलने मत चले जाना, ठीक है? चलो अब अच्छे से पढ़ाई करो, हम अभी आते हैं।
मैच है। मम्मी ने भी बाहर जाने से मना किया है ना। बुलाओ। नहीं प्लीज दीदी जाने दो ना, मेरा मैच खेलना जरूरी है। और दीदी प्लीज जाने दो ना, प्लीज जाने दो। ठीक है जा, लेकिन मम्मी के आने से पहले आ जाना। पक्का? थैंक्स दीदी। मम्मी को मत बताना। ठीक है, मम्मी के आने से पहले आ जाइयो। अथक, सब मेरी गलती है पापा, मुझे नहीं जाना चाहिए था ना पापा। आई एम सॉरी। मेधा के घर में सिलेंडर आने वाला था तो कातिल सिलेंडर डिलीवरी बॉय के यूनिफॉर्म पहन के उनके घर में घुसता है। मुन्नी के माँ बाप दुकान ढूंढ रहे थे तो कातिल ब्रोकर बनकर उनसे मिलता है। मतलब साफ है, कातिल जो भी है वो पहले फैमिली के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उनके बारे में पता करता है, फिर उन्हें अपना टारगेट बनाता है। मोडस ऑपरेंडी सेम है तो शायद कातिल भी सेम ही हो। सर मुन्नी की मां ने उस आदमी का ये स्केच बनवाया था पर उसने ध्यान नहीं दिया कि इसने इसकी तरह व्हाइट शूज पहने थे हमें। और सर दूसरे थानों से भी अलग अलग सीसीटीवी इमेजेस और स्केचेस सामने आए, सारे सस्पेक्ट अलग अलग दिखते हैं। आदमी एक नहीं लगता सर। तो तुम्हें लगता है कोई गैंग है तो थर्सडे को बच्चियों को अपना शिकार बनाता है। क्रिमिनल हमारी सोच से भी परे था। रेप और मोलेस्टेशन के 20 केसेस, सेम मोडस ऑपरेंडी, वारदात का दिन भी सेम, थर्सडे। पर अपराधी एक था या ये कोई गैंग था, ये उस वक्त हम समझ ही नहीं पा रहे थे। मुद्दा बेहद गंभीर था और इन सभी केसेस की सिमिलरिटीज को देखते हुए डीसीपी साहब ने इन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर्स की एक टीम बनाई जो मेरी अगुवाई में कंबाइंड मिशन पर थी। और अब तक जितने केसेस सामने आ चुके थे हमने सबको बारीकी से स्टडी करना शुरू किया। मेधा और मुन्नी की तरह कई बच्चों की मुस्कान छीन ली गई थी और हम विक्टिम्स की फैमिली से मिलकर हर तरह की जानकारी जुटा रहे थे। लेकिन कई फैमिलीज उस हादसे के बारे में फिर से कोई बात नहीं करना चाह रही थी। कई फैमिलीज हम पर ही अपना गुस्सा निकाल रही थी। उनका कहना था कि हमने अपना काम ठीक से नहीं किया, जो कि वाजिब भी था। रेप, मर्डर और मोलेस्टेशन के 20 से ज्यादा केसेस अनसॉल्व थे। अब हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, वो थी पब्लिक का भरोसा जीतना। आगे ऐसे अपराध ना हो इसके लिए हम स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए हमें हर गली मोहल्ले और स्कूल में जाकर टीचर, पेरेंट्स और गार्जियन से मिलना होगा। क्रिमिनल अलग अलग भेष में ट्रैवल कर रहा है तो ऑटो रिक्शा वाले उसकी लीड देने में अहम रोल निभा सकते हैं। हमें किसी भी सूरत में क्रिमिनल तक पहुंचना है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इज दैट क्लियर? क्रिमिनल से सजग और सतर्क रहने के लिए हमने 10,000 से ज्यादा पैम्फलेट्स दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करवाए। हमारी टीम्स पर्सनली लोगों को मिलकर आगाह कर रही थी कि अगर वो कहीं भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत हमें इतला करें। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद क्रिमिनल तक पहुंचने का हमें एक भी स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिला और बच्चियां अब भी उस हैवान के साए से महफूज नहीं थी। मुझे बाथरूम जाना है। शर्मा, तुम्हें लगता है ये कोई गैंग है, लेकिन सारे क्राइम थोड़े थोड़े गैप के बाद हो रहे हैं। तो हो सकता है क्रिमिनल एक ही है जो एक जुर्म करने के बाद अपना हुलिया बदल लेता हो। लेकिन सर फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये एक है या एक से ज्यादा? अब इसे समझने के लिए हमें भी अपनी तहकीकात का तरीका बदलना होगा। क्रिमिनल विक्टिम को अपना टारगेट बनाने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता करते हैं। उसके घर वालों के बारे में पता करता है। तो जाहिर सी बात है वो उस एरिया में जाता होगा, घूमता होगा, रेकी करता होगा। एक काम करते हैं, उस फुटेज को एक बार फिर से स्टडी करते हैं। किसी ना किसी फुटेज में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर कैप्चर हुआ होगा जिससे हमें कुछ क्लू मिल सके। लेकिन सर 20 केसेस हैं और इतना सारा फुटेज मुश्किल है, पर करना तो है। सीसीटीवी के साथ साथ हमें सभी एरियाज के डंप डाटा को स्टडी करना होगा। सारे क्राइम थर्सडे को होते हैं, तो क्रिमिनल एक है या गैंग है जो भी है, लेकिन शायद थर्सडे को उनकी छुट्टी रहती है। तो पता करो ऐसी कौन कौन सी मार्केट्स हैं, ऐसे कौन कौन से ऑफिसेस हैं जो थर्सडे को बंद रहते हैं। हमें सारी कड़ियां जोड़नी है। अब हमारा सबसे पहला काम यही आइडेंटिफाई करना है कि वो एक है या अनेक।
सभी 20 एरियाज के अलग अलग सीसीटीवी से 700 घंटे की फुटेज कलेक्ट की है। सभी एरियाज के डंप डेटा में तकरीबन 2 करोड़ नंबर है। दौड़भाग काफी करनी पड़ेगी सर। क्रिमिनल्स में बहुत दौड़ भाग की होगी, लेकिन शर्मा हमारी रेस तो अभी शुरू हुई और किसी भी सूरत में हमें उनसे आगे निकलना है। अलीशा पुत्र, यहाँ क्या कर रही है? तेरे पापा का फोन आया, चल जल्दी कर जल्दी। हेलो पापा, मैंने गिफ्ट भेजा था, मिला आपको? हाँ बेटा मिला मुझे, और इसीलिए थैंक यू कहने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। मुझे थैंक्स वैंक्स नहीं चाहिए, आप आ रहे हो ना मेरे बर्थडे पे? हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ। दादी पापा मेरे बर्थडे पे आ रहे हैं। ये क्या बात है अलीशा, अलीशा के पापा बर्थडे पे आ रहे हैं? हाँ। थोड़ा बात करो। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल। अरे इस बार आ रहे हैं कि तुझे तो पता है कितना बिजी हूँ मैं यहाँ पर, और तुम और बेबी हो ना वहाँ अलीशा का ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ वीर जी, हम सब संभाल लेंगे। लो, बात करोगी? हाँ। हेलो पापा, बाय, आई लव यू। आई लव यू बेटा। चल पुत्र, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बेबी, आप भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? सर सभी 20 एरियाज की तकरीबन 700 घंटे की फुटेज में से हमने कुछ सेलेक्टेड क्लिप्स आइडेंटिफाई किए हैं। माना इन सारे क्लिप्स में क्रिमिनल का हुलिया अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, इसकी चाल। ये जब भी चलता है तो इसका एक कंधा झुका हुआ होता है। सर इसका मतलब ये गैंग नहीं है, आदमी एक ही है। ये कहे तो इसे टारगेट करना मुश्किल नहीं होगा। जहां पे क्राइम हुआ वहां के डंप डाटा में भी कॉमन नंबर। सर 2 करोड़ नंबर है और उनमें से कॉमन नंबर्स की छंटनी करना इतना आसान नहीं है। पर दिल्ली के उन मार्केट्स का और ऑफिसेस का पता चला है जो थर्सडे को बंद रहते हैं। वहां खबरियों को काम पर लगा दिया। अलीशा पुत्र, क्या हो गया पुत्र? हाँ? बोल तो सही, क्या हो गया? हाँ बेबे। साहिल पुत्र, वो अलीशा। क्या हुआ बेबे? पुत्र मैं बाजार गई थी और बाजार से जब वापस आई तो बस अलीशा रोई जा रही है, कुछ बोल ही नहीं रही, कुछ बता ही नहीं रही है। अलीशा, अलीशा, अलीशा पुत्र, अलीशा पुत्र, पुत्र आंखें खोल, पुत्र। डॉक्टर साहब, क्या हुआ अलीशा को? देखिए अलीशा के साथ रेप हुआ है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सर सरस्वती विहार के क्लिनिक में एक बच्ची के रेप केस का मामला आया था, लेकिन बच्चे के घर वालों ने उसकी कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। सर उस बच्ची का नाम अलीशा था, उसी के साथ रेप हुआ था। सर उनके फैमिली वाले को जब मैंने बताया कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वो लोग उसको साथ में लेके चले गए। नहीं डॉक्टर साहब, हमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करती। मेरी बात समझ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर ये बात घर से बाहर गई तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। कहाँ रहती है फैमिली? सर मैं उनकी डिटेल्स तो नहीं ले पाया, लेकिन सर मैंने जब ये न्यूज़पेपर में मोलेस्टेशन का केस देखा तो मुझे लगा कि उस दिन ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। पक्की बात है? सर 2 दिन पहले। 2 दिन पहले थर्सडे था, तो शायद ये वही क्रिमिनल है। ये क्राइम पे क्राइम किया जा रहा है और हम अब तक उस तक पहुंचने में नाकाम हैं। शर्मा, इस क्लिनिक के सीसीटीवी का फुटेज निकलो। वो फैमिली इसमें जरूर कैप्चर हुई होगी। पता लगाओ वो फैमिली कहाँ रहती है और उनकी बच्ची का रेप कहाँ हुआ था। हमारे इस फैमिली से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इस फैमिली के जरिए हमें उस क्रिमिनल तक पहुंचने को लीड मिले। राइट सर। वीर जी मैंने बेबे को कहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेबे ने तो मेरी सुनी ही नहीं। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? गौतम पुत्र, तू अलीशा की बिल्कुल फिक्र मत कर। अरे कैसे फिक्र ना करूँ माँ?
ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमने पुलिस में इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाएगा तो हमारी अलीशा का जीना हराम हो जाएगा। मुंह पे तो हमदर्दी करेंगे और पीठ पीछे हमारे बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी ये कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा पुत्र। सर यही वो बच्ची है जिसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई। क्लिनिक के आसपास के एरिया में पता किया लेकिन पता नहीं चला कि इस बच्ची की फैमिली रहती कहाँ है। टर्म डाटा का क्या स्टेटस है? सर बहुत ज्यादा है, टाइम लग रहा है। शर्मा, टाइम नहीं है हमारे पास। अगले हफ्ते फिर थर्सडे आएगा, फिर किसी बच्ची के साथ वारदात होगी। हमें इस वारदात को रोकना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। शर्मा, हमारी कोशिश कोई नहीं देखेगा, लोगों को रिजल्ट चाहिए। अब मैं कोई चांस नहीं ले सकता। अब मुझे ये क्रिमिनल किसी भी सूरत में अपने लॉकअप में चाहिए। बेटा बेटा रेडी नहीं हुई अभी तक? बेटा अगर तू पूरे दिन घर पर रहेगी ना तो वो सब कभी भूल नहीं पाएगी। इसलिए बैग लगाओ अपना, यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल चलो। दीदी आपको पता है स्कूल में है ना अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे अमरूद आ गए। आपको अमरूद पसंद है ना? चलो हम दोनों आपस जाके ना अमरूद तोड़ेंगे। दीदी प्लीज चलो ना, अगर आप नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं चलूंगा। प्लीज चलो ना, प्लीज 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 प्लीज। सर उस फैमिली का पता चल गया है जिन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। उस बच्ची का चाचा एक शोरूम में सेल्समैन था। एक आदमी ने उसकी पहचान की और उस शोरूम से उसकी फैमिली के घर का एड्रेस मिल गया। अलीशा यहीं रहती? साहब हमने कहा ना हमें कोई केस वेस नहीं करना है। देखिए, आपकी बच्ची के साथ जो भी हुआ हमें पता है वो कितना सीरियस मैटर है, लेकिन जिसने भी ये किया है उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और हम आपका कंसर्न समझते हैं, इसलिए हम वादा करते हैं हम इस मैटर को पब्लिक नहीं करेंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। लेकिन आप लोग अलीशा से तरह तरह के सवाल करेंगे और वो बच्ची फिर से वो सब याद करके परेशान हो जाएगी। देखिए साहब, हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, चले जाइए आप लोग यहाँ से, चले जाइए। रिया, रिया इधर तो, रिया, रिया इधर तो, रिया, रिया अम्मी आज थर्सडे तो मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। जी ये अम्मी है कुछ मसला थर्सडे का, मैं बताऊंगा बाद में आपको। अल्लाह हाफिज। अरे गुप्ता, जब भी थर्सडे आता है ऐसा लगता है ये टेढ़ी चाल वाला फिर से मात ना दे दे हमको। अरे यार मैं तो सबसे ज्यादा भरा हूँ। 700 घंटे की सीसीटीवी फुटेज और ये 2 करोड़ फोन नंबर्स का डंप डेटा। इसने जितनी हमारी रेल बनाई है ना उससे ज्यादा उसकी रेल बनाएंगे, बस एक बार हाथ आ जाने था। सर फाइनली डम डेटा से हमें वो नंबर मिला है जो शायद इसका हो सकता है। जो नंबर सामने आया वो उन 4 एरियाज में कॉमन था जो उन बच्चों के साथ रेप हुआ। वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था और उस वक्त बंद था। तफ्तीश के बाद पता चला कि वो नंबर ज्यादातर संत नगर एरिया में एक्टिव रहता था, तो हमने सोचा क्रिमिनल संत नगर एरिया का हो। हमारी एक टीम संत नगर एरिया में तैनात हो गई। 50 से ज्यादा पुलिस वाले अलग अलग भेस में संत नगर की गलियों में आम लोगों के बीच फैले हुए। हमने एक मैसेज ग्रुप भी बना रखा, लेकिन लगातार 10 दिन उस एरिया को स्कैन करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। शर्मा कांस्टेबल से कहो इसे एकदम से टारगेट ना करें, इस पर नजर रखें और कंफर्म करें कि ये वही है। हम थर्सडे तक इंतजार करेंगे, इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे जब ये अगली वारदात करने की कोशिश करेगा।
पट्टी और हाथ खोलो जल्दी। जब आपने उस गैस एजेंसी के यूनिफॉर्म और वाइट जूते के पोस्टर सर्कुलेट किए, मुझे तभी उस पर शक हो गया था, लेकिन तब श्योर नहीं थी। लेकिन जब उसने मेरे साथ, छोड़ना नहीं सर उसको, बिल्कुल मत छोड़ना। जाओ अलीशा को लेकर आओ। अरे क्या कर रहे हैं सब? और आप कहाँ जा रही हैं? ये क्या है ये सब? ये क्या क्या कर रहे हैं आप? अलीशा को लेकर जाना है, उसका मेडिकल करवाना। सर मैं तो खुद ही पछता रही हूँ कि मैंने साहिल को अपना दोस्त समझा। रिया? हाँ जी, आप कौन? अरे रिया, मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तुमसे मिलने आया था ना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है यहाँ पर। वो तो मैं यहाँ से गुजर। जिस शोरूम में तू काम करता था वो थर्सडे को बंद रहता है, और ये सारे कांड थर्सडे को ही हुए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ खुद की भतीजी को भी नहीं छोड़ा तूने। आज मैं पापा को बोलूंगी मेरे बर्थडे के दिन तेरे दोस्त लेके आए, तो मेरे पास दो हो जाएंगे, ठीक है? तेरी फ्रॉक भी चेंज करनी है आज मुझे। बेबी कहाँ गई बेटा? वो तो मार्केट गई है, ठीक है ना? आज तुझे मैं न्यू फ्रॉक पहनाऊंगी। तो अलीशा के साथ बहुत पहले से ही। नहीं सर, नहीं, जिस तरह से आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं बाहर कुछ कर नहीं पाया, इसलिए घर में ही। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और वो लड़की जिसे तूने उसी के घर में बंदी बनाकर रखा हुआ था। क्या? नहीं सर, नहीं सर, उसके साथ कुछ नहीं किया। वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? तो उसे उसी के घर में बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ था? सर गर्लफ्रेंड तो शौक के लिए बना रखा था, लेकिन वो चाइल्ड पोर्न देखने की गंदी आदत की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। छोटी बच्चियों के अलावा मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। छोटी बच्चियों के अलावा तुझे कुछ दिखाई नहीं देता था? और तेरी गर्लफ्रेंड वो बच्ची थी, हाँ? उसे क्यों बंदी बनाकर रखा? सर उसे मुझ पर शक हो गया था। मैं सोचा कि जब तक सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक उसे बंदी बना के रखो। बाद में उसे भी। हाँ? बोल, कितनी बच्चों के साथ की ये गंदी हरकत? 3 साल से महीने में 2 या 3 बार। इसकी इतनी धुलाई करो कि इसकी चीखें मेरे कैबिन तक सुनाई देनी चाहिए। हमने मुजरिम को सजा दिलाकर उन बच्चियों और उनके घर वालों को इंसाफ तो दिला दिया, लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ उन लोगों ने सही होगी उसे बयान करना मुश्किल होगा। हमने दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में हुए रेप के अनसॉल्व केसेस के डीएनए को साहिल के डीएनए से मैच करवाया, तो पता चला साहिल 50 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप कर चुका था। न सिर्फ रेप बल्कि 5 कत्ल भी कर चुका था। मुजरिम एक के बाद एक जुर्म को इसलिए अंजाम दे पाया क्योंकि वो आपके घर के बाहर रहते हुए भी आपके परिवार की हर जानकारी पर कान गड़ाए हुए था, और रोजाना आपके आसपास रहकर इस जुर्म की दस्तक दे रहा था, लेकिन ना तो किसी को यह दस्तक दिखाई दी ना सुनाई दी, और इसलिए जुर्म होते रहे। और हैरानी की बात यह थी कि साहिल जो कर रहा था उसकी भनक उसकी मां को भी थी, लेकिन उसने भी कभी इस दस्तक की तरफ गौर ही नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि खुद उसकी भतीजी अलीशा भी उसकी हैवानियत का शिकार हो गई। कहते हैं कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में जहर भर जाए और इलाज नामुमकिन हो, तो इससे पहले कि वो जहर पूरे जिस्म में फैले और सवाल जिंदगी और मौत का बने, तो जिस्म के उस हिस्से को बचाकर नहीं बल्कि काट कर अलग कर देना ही बेहतर होगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हताक्ष बुलाओ। संभल क्या?
और दीदी को ये ले रोहन, अपने दोनों बहनों को दो। कहा है अजी? अपने भाई दूज के लिए अपनी बहनों को सिर्फ 50 रुपए दूंगा। बिल्कुल नहीं, मेरा भांजा 50 रुपए नहीं 500 रुपए देगा। ये ले दे इनको। अरे दोनों संभालना, पैसे हैं हाथ में, कहीं गिर नहीं जाए। ओहो, उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं। क्या मैं उगता सूरज हूँ बड़ी मामी? तो क्या तू चंदा है, सूरज है, सब कुछ है मेरे लिए। लेकिन जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे छोड़ के चला नहीं जाएगा ना? ऐसे कैसे छोड़कर चला जाऊंगा मामी? आपका ही बेटा हो ना। और आपकी छोटी मामी का? आपका कुछ भी नहीं। मामा पैसा दो ना। हाँ अरे ये ले 1000 रुपए ले जा। जा जा। अरे फरार तो खाते जा, मुझे कुछ नहीं खाना। अब अरे क्या कर रहा है तू? अपनी मामी की बात नहीं मानेगा? तेरे लिए भाई ला रही है वो। मुझे नहीं चाहिए कोई भाई भाई। कितना प्यार करता है ना तू अपनी काजल मामी से कि वो भाई ला रही है तेरे लिए, इसलिए तू इतना चिड़चिड़ कर रहा है? या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसका अपना बेटा आएगा तो वो तुम्हें प्यार नहीं करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। तू मेरा एक ही बेटा है ना? जा खेलने के लिए जा। भाभी आप भी हद करती है, छोटे बच्चे के दिमाग में कचरा डाल रही हैं आप। क्या मैं कचरा डाल रही हूँ उसके दिमाग में? अरे तुम लोग लाड़ दिखाओ, प्यार दिखाओ तो सच है, और अगर मैं थोड़ा सा प्यार जताऊं तो सब झूठ है। आपको रोहन से कोई प्यार नहीं है, उसके पैसों से प्यार है। करोड़ों का वारिस है ना, इसलिए गिद्ध बनकर गिरे रहती हैं आप। बस कर पुष्पा, तुम लोग उसके पैसों पर ना ऐश कर रहे हो। अच्छा। हाँ, और मुझे सुना रहे हो? अभी यही सुनना बाकी था मुझे इस घर में। जो आता है वो मुझे ही सुनाता है, पर मैं ही सुनती रहती हूँ। काय तमाशा चाललाय सणासुदीला? क्यों रो रही हो तुम? बेचारा तुमच्या भावाला खुद तो नशे में धुत रहते हैं और मुझे खरी खोटी सुना रहे हैं। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे जाना है। क्या करता रहता है पुष्पक तू? दादा भी काइच केलं नाही, ये भाभी खाली फुकट बात का बदांगड़ बना रही है। मालूम है, काजल तो जैसे बहुत बस! ये क्या कर रहे हैं तुम दोनों? क्यों रोहन के नाम से हमेशा झगड़ा करते रहते हो? मैं नहीं, ये झगड़ता रहता है। त्याला सांग। भाई रोहन भी सोचता होगा किस पागल खाने में आ गए। कितने हुए? 50 रुपए। मामा के खाते में लिख लेना। ठीक है। काय करताय? अरे डाव्या बाजूला वळा बघू. समोरच एक मंदिर आहे बघा, आणि त्या मंदिराच्या समोरच एक धाबा आहे बघा. तिथे मी बसलोय. तुम्हाला लगेच गावेल बघा मी. सही है ना वीडियो? एकदम सही बना है। नमस्कार रमाकांत भाऊ, कसे आहात? मी मजेत, तुम्ही कसे आहात? एकदम मजेत. चल तो। तेरी अपने चाचा से इतनी फटती क्यों है? मनहूस है मेरा चाचा। चल, खेलना नहीं है? चल चल। शौर्य हो गया? हाँ हो रहा है। ये ले केशव, बॉलिंग कर। रोहन, मैं बॉलिंग करता हूँ, मुझे भी खेलना है। मुझे भी खेलना है तेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैं तेरे दोस्त नहीं हूँ और मुझे तुझसे बात भी नहीं करनी। ये ले केशव, बॉलिंग जा यहाँ से। चले, वहां पे खड़े रहना। चलो। यस! आउट नहीं, वो आउट नहीं है। अरे उधर पे आउट रहता है ना। बोला ना आउट नहीं है उधर। ए भाई तू चीटिंग मत कर, तू आउट है। नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? अरे उधर हमेशा आउट ही रहता। चल चिढ़ मत, चल बैठ दे, चल जा फील्डिंग कर। मुझे तेरे साथ नहीं खेलना है। अरे इसका ना रूस का नाटक है, अभी देखता हूँ इसको।
कछुए की तरह गाड़ी चला रहे हैं। अरे वो तो तुम लोग हो इसलिए, वरना मैं तो हवा से भी तेज कार चला लेता हूँ। आप भी ना, क्या सिखाते हो बच्चे को? सॉरी। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे ये देखो अपनी फुलझड़ी, चलो। अरे ये आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ये देखो। क्या है? रोहन आया? नहीं, रोहन नहीं आया। इतनी रात हो गई और रोहन अभी तक नहीं आया। रमेश कहाँ है? रमेश तो देर से आएंगे। इसका भी फोन नहीं लग रहा है। पुष्पा, माँ जी, पुष्पक, पुष्पक उठो, पुष्पक। अरे माँ, किसे उठा रहे हो? ये तो नशे में धुत होकर सो रहा है, उठने से रहा। आहो, आहो उठा ना। कविता, कविता जी, कविता तूने रोहन को देखा क्या? रोहन? अरे शुभम बेटा, तूने रोहन को कहीं देखा? वो तो नहीं आया। नहीं है? हे भगवान, कहाँ गया होगा? रमेश, रमेश रात भर, रोहन रात भर घर पर नहीं आया। क्या मतलब रात भर घर नहीं आया? मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं है वो। और तुमने भी फोन करने की कोशिश की, तुम्हारा फोन भी तो बंद आ रहा है। तुमने सब जगह देख लिया? हाँ, सब जगह देख लिया। उसके चाचा रमाकांत भाऊ वहां पर देखा? शायद वहां गया हो। पर वो वहां पर क्यों जाएगा? मैं देख कर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ, तू घरीच था? रोहन कहाँ है? हमें क्या पता। और क्या काम धंधा नहीं है, सुबह सुबह आ जाते हो? जाओ। मुकेश, क्या हुआ रमेश? रोहन कल रात से घर पे नहीं आया है। आई ने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, वो कहीं नहीं है। मुझे लगा तुम्हारे पास आया होगा। तुम लोग अभी तक पुलिस के पास नहीं गए? चलो मैं आता हूं तुम्हारे साथ। चलो 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 चलो। क्या हुआ मोरे, इतने सुबह सुबह फोन क्यों किया? सर, यहाँ के सरपंच रमाकांत का भतीजा गायब है। इसी सिलसिले में वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ सरपंच साहब, नमस्कार। बोला। मेरा भतीजा गायब है कल से। उसके नानी के यहाँ पे रहता है। ये उसका मामा है। उसके माँ बाप? 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में गुजर गए सर। सर, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, पण तो कुठंच सापडाना झालाय। उसका घर में या बाहर किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई? आपने किसी ने डांटा था उसको? नहीं, घर पे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था। दोपहर में वो उसके दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर गया था। उसके बाद वापस घर पे आया ही नहीं। मैंने कल देखा था सर उसको दोस्तों के साथ। इकलौता भतीजा है सर, न जाने कहाँ चला गया। नहीं साहब, घर में किसी को कुछ भी नहीं पता। उसका किसी के साथ कोई झगड़ा? अरे नहीं नहीं, वो किसके साथ लड़ाई करेगा? वो तो बच्चों के साथ खेल रहा था। कहीं वो वहीं चला गया होगा। कहाँ? अरे रोहन बेटा, ये क्या है? मरीन ड्राइव का पोस्टर चिपका रहा हूँ। मैं मुंबई जाऊंगा। तू मुंबई जाके क्या करेगा? मेरा राजा बेटा क्या हीरो बनेगा? नहीं, मैं समुद्र में तैरूंगा, जूहू बीच पर घूमूंगा, अरे वाह, सचिन तेंदुलकर से मिलूंगा और रणबीर कपूर का बंगला देखूंगा। हाँ, तू इतना सब कुछ करेगा और यहाँ तेरे आजी के पास कौन रहेगा? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, घूम फिर के अपने आजी के पास ही आ जाऊंगा। मेरा राजा बेटा। हाँ साहब, कहीं वो मुंबई तो नहीं चला गया? यहाँ आसपास उसके कोई दोस्त? जी सर, यहीं पास में ही रहते। सर, हम सब तो क्रिकेट खेल रहे थे। उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी? हाँ हुई थी, छोटी सी। चल बैठ जा।
मुझे तेरे साथ नहीं खेलना है। अरे उसके बाद वो कहाँ गया था? सर हमें नहीं पता, लेकिन उसके पीछे केशव गया था। अभी देखता हूँ इसको। उसे पता होगा। सर केशव का घर। केशव कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है साहब, वो शहर गया है डॉक्टर के पास। क्या हुआ उसको? उसका हाथ टूट गया है साहब। कैसे टूटा? वो तो नहीं पता साहब। जब वो वापस आएगा तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। कहीं रोहन सचमुच मुंबई तो नहीं चला गया? बेटा शुभम, वो तो तुझे सब कुछ बताता था ना, उसने कुछ बोला था मुंबई जाने के बारे में। वो पैसे तो जमा करता था। देख, मैंने मुंबई जाने के लिए इतने सारे पैसे जमा कर लिए। इतने सारे? देख शुभम, तू ये किसी को बोलना मत। और हाँ, जब मैं मुंबई जाऊंगा ना तो तुझे भी साथ ले चलूंगा। चलेगा ना? तो उसने कुछ बोला था जाने के बारे में? कुछ भी? वो तो मुझसे गुस्सा था। क्यों? झगड़ा हुआ था तुम्हारा? नहीं, वो मैं लोकेश दादा की बाइक पर बैठा था ना, इसलिए। बस बस दादा, बाय दादा। ये तू लोकेश के बाइक पे बैठा? आज से मेरी और तेरी दोस्ती खत्म। ये क्या बात हुई? तू मुझसे बात मत कर, तू मेरा दोस्त नहीं है। अरे रोहन! रोहन लोकेश दादा से चिढ़ता था, इसलिए मेरे से भी गुस्सा होके बैठ गया। सर अगर वो मुंबई गया होगा तो अपने जमा किए हुए पैसे लेके गया होगा। तुम्हें मालूम है वो पैसे कहाँ जमा करता है? इस पत्थर के नीचे। शिरके बोला हो सर। पैसे तो यही है। इसका मतलब वो मुंबई नहीं गया है। एक काम करूंगा, यहाँ के रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर उसकी फोटो सर्कुलेट करो और उसका मोबाइल ट्रेस करो। सर मेरा रोहन कहाँ गया होगा? मेरे भी घर में बहुत काम है। अगर किधर से तो बदबू आ रही है। शी! आ रहे, आसपास कोई जानवर मरवर गया होगा। सर ये रोहन ही है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर उन औरतों ने। साहब हम रोज यहाँ सुबह शाम पानी भरने आते, अभी भी पानी भरने आए थे साहब। आप लोग कल शाम को भी आए थे? हाँ साहब आए थे। तो यहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं आपने कुछ देखा? उनके बीच में कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं साहब, हम जब आए तब कुछ नहीं हुआ। सर इसकी हालत देख के लगता है इसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है। कल जिन बच्चों से हमने पूछा वो बता रहे थे ना वो कौन लड़का जो इसके पीछे गया था? केशव सर। और उसकी माँ ये भी तो बता रही थी कि उस केशव का हाथ टूटा हुआ है। उसका हाथ टूट गया है साहब। हो सर। ठीक है, बॉडी पोस्टमार्टम में पाठवूंगा आदि। एक 11 साल का बच्चा जिसके आंखों में न जाने कितने सपने होंगे, उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी। उसके हिस्से में आई थी एक दर्दनाक मौत। एक पुलिस वाला होने के बावजूद मैं अंदर से बहुत हिल गया था। क्या वाकई में बच्चे खेल खेल में हुए झगड़े की वजह से एक दूसरे की जान ले सकते थे? इसीलिए हमारे लिए ये पता करना बहुत जरूरी हो गया था कि क्या केशव ने रोहन की हत्या की थी। क्या हुआ साहब? रोहन मिला? मिला, उसकी डेड बॉडी मिली है। किसी ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। आपका बेटा, उसका रोहन के साथ झगड़ा हुआ था और हमें ये पता चला है कि उसे मारने के लिए वो उसके पीछे गया था। मुझे तेरे साथ नहीं खेलना है। अरे अभी देखता हूँ इसको। हमें शक है कि आपके बेटे ने रोहन का खून किया है। ये क्या कह रहे साहब आप? मेरे बच्चे का हाथ टूटा हुआ है, वो रोहन को नहीं मार सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने बेटे को बुलवा लीजिए शहर से, जल्दी। आजकल के बच्चे भी कमाल है, क्रिकेट के लिए अपने दोस्त की जान ले ली।
लेकिन अगर इस केशव का हाथ टूटा हुआ है तो टूटे हाथ से वो रोहन को कुएं में कैसे फेंक सकता है? बेटा, रोहन तुम पर गुस्सा था, तो क्या तुम दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? उसका तो झगड़ा सिर्फ लोकेश दादा से होता था। ये तू क्या कर रहा है बे? अपनी करोड़ों की जमीन को शुद्ध कर रहा हूँ। अबे क्या कर रहा है बे? अबे साले, तेरे बाप की जमीन है क्या ये? हाँ मेरे बाप की जमीन है। चल निकल यहाँ से, निकल चल, और दोबारा दिखा ना यहाँ पे तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं जाऊंगा, तोड़ देंगे। सही में बहुत मोटी चमड़ी का है बे तू, तभी तेरे माँ बाप मर गए और तू नहीं मरा। क्यों नहीं मरा बे तू? हाँ चल निकल अभी, लेके जा इसको, चल दोनों चचेरे भाई थे, फिर भी झगड़ा करते रहते थे। लोकेश दादा रोहन को परेशान करते थे और रोहन लोकेश दादा को। तुम्हारा और रोहन का अक्सर झगड़ा होता था? नहीं तो सर, मतलब होते थे, मगर वही हमेशा मेरे पास आता था लड़ने के लिए। बल्कि सर मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझता था और बच्चा समझ के मैंने कितनी बार उसे छोड़ भी दिया। मगर सर वो बहुत शरारती लड़का था और पढ़ाई लिखाई में तो उसका जरा भी ध्यान नहीं था। सर उसके माँ बाप की मौत के बाद उसकी नानी उसको अपने साथ ले गई। हमने भी सोचा वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तो वो बच्चों के साथ में ये अच्छे से रहेगा। अच्छा, लास्ट जब तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसके बाद तुम लोग मिले थे? हाँ सर, आखिरी बार तो हमारा 2-3 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था, पर उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन तुम कहाँ थे? सर मैं तो बाहर गया था अपने दोस्तों के साथ घूमने। अच्छा मोरे, उनके दोस्तों के नंबर ले लो। हाँ एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, औपचारिकता। नाम बता। सर इस लोकेश के बारे में पता किया, वो सच बोल रहा है। वो और उसके दोस्त अपनी बाइक्स पे शहर के बाहर गए थे और रात को काफी लेट वापस आए। और सर ये रोहन की मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की है जहां हमें उसकी बॉडी मिली थी और करीब 3 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। इसका मतलब 3 बजे उसे मारकर कुएं में फेंक दिया गया, उसका फोन भी कुएं में गिरकर बंद हो गया होगा। सर ये रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोहन को मारकर पानी में नहीं फेंका था, बल्कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई थी। उसके लंग्स में बहुत पानी भरा था और सर उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई थी और उसकी मौत करीब 2 से 5 के बीच में हुई थी। मतलब सर ये हो सकता है कि वो घायल हालत में कुएं पे पानी पीने के लिए गया, पानी निकालते निकालते शायद उसका पाँव फिसल गया और कुएं में गिर के मर गया। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि मारपीट के दौरान वो खुद को बचाने के चक्कर में पानी में कूद गया हो और डूबकर मर गया हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है? जी सर। सर हमने जो बैग बरामद की थी उस पर सिर्फ बच्चों के फिंगरप्रिंट्स है और किसी के नहीं। नहीं साहब, मेरा बेटा डूबकर नहीं मर सकता। खुश रहो। सब लोगों को शादी में आना है। पर कब है शादी? 7 नवंबर, 15 दिन के बाद। मैं तो ना तेरे से ना बहुत बड़ा हेर लेने वाली हूँ। आजी, रोहन तालाब में कूद गया। क्या? अरे चल ऐसे कैसे? रोहन! 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 आजी आजी, रोहन अभी तक पानी से नहीं निकला। क्या? रोहन! रोहन! भगवान! कहाँ चला गया ये? रोहन! 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 तू इधर है बेटा? अब ये लोग कह रहे हैं कि तू नदी में डूब गया करके। हाँ जी, मैंने एक सांस में पूरा तालाब पार कर लिया। अरे पगले, तेरी एक सांस के चक्कर में मेरी ही सांस अटक गई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? हाँ जी, मुझे क्या आता, मैं तो मुंबई के समुद्र पार कर लेता। आई, ये हमेशा यही जिद करता है। वही नहीं, कुछ गलत थोड़ी ना किया इसने। चैंपियन है हमारा रोहन, चैंपियन। तुझे तैरना है ना, खूब तैर, लेकिन हमेशा किसी बड़े को साथ में लेके जाएगा।
क्या है, बड़े को साथ में लेके जाएगा ना तो बड़ी शाबाशी मिलेगी। ये देखिए, ये उसके मेडल्स और ये ट्रॉफीज, ये मेरे बेटे ने स्विमिंग कंपटीशन में जीते हैं। मेरा बेटा बहुत भोला था, उसने कभी भी किसी के साथ बिना वजह झगड़ा नहीं किया। उसके माता पिता के मरने के बाद वो हमेशा खुश रहने का नाटक करता रहता था। साहब, वो अपने मोबाइल में हर तरह के नए नए वीडियोस बनाकर खुद भी हंसता था और हमें भी हंसाता था। मुझे मालूम है कि वो चुप चुप कर अकेले में अपने माता पिता की फोटो देखकर रोया करता था। रोहन का मोबाइल कहाँ है? क्योंकि हमें तो नहीं मिला। वो तो अपने साथ ही रखता था। मोरे, इनके कहने के मुताबिक रोहन बहुत अच्छा स्विमर था, तालाब भी क्रॉस करके जाता था और वो एक कुएं में डूबकर मर गया। सोचो, उसे कुएं में फेंकने से पहले उसे कितना मारा गया होगा। सिर्फ क्रिकेट के लिए? मुझे नहीं लगता ये सिर्फ क्रिकेट के लिए हुआ है। एक काम करो, कुएं में या तालाब के आसपास रोहन का मोबाइल ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन सर, अगर मोबाइल इतनी देर से पानी में है, उसमें से क्या मिल पाएगा? तुम ढूंढो तो सही। सर, उस पत्थर के पीछे भी चेक करो। सर, कुएं में मोबाइल नहीं मिला। ठीक है, झाड़ियों में भी चेक करो वहां पे। ओके सर। सर, देखिए डैमेज फोन मिला। शोभा, मैंने खा ली दवाई। अरे इतने सवाल तो हम भी क्रिमिनल से नहीं पूछते। चलो रोको फोन। हाँ सर, कुएं के बाद झाड़ियों से ये फोन मिला है। ये रोहन का ही फोन है। उसके घर वालों से कंफर्म किया। सर, फोन की हालत को देखिए, कोई फोन को इतनी बुरी तरह से क्यों तोड़ेगा? अंदर का डेटा डिस्ट्रॉय करने के। इस फोन को लैब भेजो और देखो डेटा रिकवर होता है क्या। और एक काम करना मोरे, ये रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करो। सर, सर, ये रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, सभी नॉर्मल कॉल्स। अभी तो मैं श्योर हूं कि ये सब कुछ उस मोबाइल की वजह से हुआ है। इस रोहन को वीडियो बनाने का शौक था। हो सकता है उसने किसी की वीडियो बनाई हो सकता है किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो। अच्छा ये बात बताओ, उस केशव का क्या हुआ? तो उसके घर गया, उसकी माँ ने बताया कि अब तक वो शहर में ही है। उसके बाप का कुछ अर्जेंट काम आ गया तो और कुछ दिन वही रहेगा। उसकी माँ से कहो शराफत से बुला रहे हैं, शराफत से आ जाओ, वरना हम शहर जाके बाप बेटे दोनों को उठा कर लेके आएंगे। सर, आपको लगता है कि ये सब वो केशव ने किया होगा? सी आई एम नॉट श्योर, बट रोहन का खून तो हुआ है, इसका मतलब कोई तो खूनी है। एक और एंगल है, इस रोहन के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए मोरे। और उसके अपने चाचा और उसके फैमिली के साथ कुछ खास बनती भी नहीं थी। मोरे, गांव में एक बात पता करो, रोहन का बाप सूर्यकांत और इसका ये चाचा रमाकांत, इन दोनों के रिश्ते कैसे थे पता करो जरा। साहब, जमीन जायदाद जितनी ज्यादा होगी, लड़ाई भी उतनी ज्यादा होगी ना। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन रोहन के आई बाबा के मरने के बाद रमाकांत जी का पूरा परिवार उसे मिलने भी नहीं आया। उनके लिए तो जैसे सूर्यकांत जी के साथ साथ रोहन भी मर गया। हाँ साहब, जब तक मेरी बेटी जिंदा थी, उन दोनों भाइयों के बीच में वो सुलह करती रहती थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आई, इन दोनों भाइयों में झगड़ा बढ़ते ही जा रहा है। रोहन के बाबा ने तो बंटवारे के बारे में बोला, मैंने कितना समझाया उन्हें, पर मेरा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ठीक ही तो है ना बेटा, अगर ये बंटवारा हो जाएगा तो ये रोज रोज की चिकचिक भी तो खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बता कि तू कब आ रही है? कल सवेरे निकलेंगे हम पूना से, और फिर दूसरे ही दिन रोहन के अलावा उसके मम्मी पापा एक्सीडेंट, और भाई के मरते ही पूरी जमीन जायदाद पर कब्जा जमा के बैठा है वो रमाकांत, और ऊपर से कहता है कि जब रोहन बड़ा होगा तो ही बंटवारा होगा। सरपंच है ना यहाँ का, हम भी कुछ नहीं कर पाए। कौन जाने हमारे रोहन को उसने ही मरवाया हो। आप पुलिस वाले छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कैसे कर देते हो?
अरे पोरांच्या भांडणात मेलाय तो रोहन, इसमें जमीन जायदाद कहां से आ गई? वो सब ठीक है, लेकिन आपने रोहन को उसका हिस्सा क्यों नहीं दिया? कैसे दे देता सर? नाबालिग था वो. करोडोची जमीन होती आमची. त्याच्या आजीचे घरचे त्या जमिनीवर डोळा ठेवून आहेत. वकील को लेके आए, बोले हमको ट्रस्ट बनाना है. रोहन के नाम से ट्रस्ट बनवा रहे हैं. जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक इस ट्रस्ट में से हर महीने उसको पैसे मिलते रहेंगे. तो वो ट्रस्ट खड़ा करने के लिए उसके हिस्से का जो भी है वो उसे दे दो रमाकांत भाऊ. कोई ट्रस्ट बिज नहीं बनेगा. ऐसे कैसे? रोहन के खर्चे नहीं होंगे क्या? मैं दूंगा उसको पैसे, हर महीने दूंगा, उसके पढ़ाई के लिए और बाकी जरूरतों के लिए. लेकिन ट्रस्ट नहीं बनेगा, ना ही बंटवारा होगा. और जैसे मैंने कहा वैसे 25,000 रुपए हर महीने खर्चे के लिए देता था रोहन के नाम पे. लेकिन सब पैसा ये लोग उड़ाते थे. बड़ा इधर उधर घूमने में, छोटा दारू पीने में. हो ठीक है, हो काम ढूंढ रहे. रोहन, क्या कर रही है तू? क्या ये? आप भी तो पीते हो. पागल हो गया तू? अरे बाबा ये जहर है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, पता है ना तुझे? तेरी भी कर देगी. वादा कर इसे फिर से हाथ नहीं लगाएगा. मामा आपके लिए तो कुछ भी. आप तो दुनिया के सबसे अच्छे मामा हो. तो आप ये कहना चाहते हैं कि अरे वाह वाह वाह, थैंक यू. क्या? थैंक्स. अरे लीजिए. नहीं सर, सेहत के लिए अच्छा होता है. नहीं, थैंक्स. मोरे सर रतन, थैंक यू. इफ यू डोंट माइंड. श्योर. थैंक यू. तो आप ये कह रहे हैं कि रोहन के मामा मामी रोहन के नाम पर ट्रस्ट बनाना चाहते थे? जी सर, शीतल और रमेश चाहते थे कि मैं एक ट्रस्ट बनाऊं जिससे हर महीने एक मोटी रकम रोहन के नाम पर उन्हें मिलती रहे. मैंने रमाकांत भाऊ से बात भी की लेकिन वो तैयार नहीं हुए. तो रोहन के खर्चे की सारी रकम ये रमाकांत देता था? हाँ सर, हर महीने रोहन के नाम पर पैसे वो बराबर देते थे. तो आप रोहन के नाम पर ट्रस्ट बनवाना चाहते थे और रमाकांत ने वो ट्रस्ट होने नहीं दिया. गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको. सब बकवास है. हम जो कर रहे थे वो रोहन के लिए ही कर रहे थे. और सर, रमाकांत पैसे दे रहा था इसका मतलब वो हम पर उपकार नहीं कर रहा था. हमारे रोहन का भी उतना ही हक बनता था उस जमीन जायदाद पर. वो तो है. एक बात बताइए, जिस दिन रोहन की मौत हुई उस दिन आप कहां थे? मी मित्राच्या घरी पार्टीला गेलो होतो. रात 8 बजे ही मैं पहुंच गया था वहां पे. तो पूरी रात आप बाहर ही थे पार्टी? सर, हम सब वहां पर पत्ते वत्ते खेल रहे थे. वाह, बड़े लकी आहे आप. हा वहिनी, तुम्हाला चालतं रातभर पार्टी वार्टी पैसे उडाना, चलता है आपको सब? साहेब, तुम्ही आमच्यावर डाऊट का घेताय? रमाकांत बातें बना रहा है. अरे रोहन के आई बाबा तो पहले ही मर गए थे. रोहन के मरने के बाद एक ही आदमी का फायदा होने वाला है, रमाकांत का. अरे सब जायदाद उसे ही तो मिलने वाली है. मोरे, जरा इस रमाकांत की कुंडली निकालो और पता करो जिस दिन रोहन की मौत हुई उस दिन वो कहां था. सर, ये रमाकांत की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स. इसके मुताबिक उस दिन वो अपने कार्यालय में ही था. सर, रोहन का मोबाइल डाटा रिकवर हुआ है. कुछ वीडियोस है लेकिन वैसा कुछ खास नहीं है. सर, चांसेस है कि रोहन को उसके मामा मामी नहीं मारा होगा. वो उसके नाम का ट्रस्ट खोलना चाहते थे जो वो खोल नहीं पाए, इसलिए गुस्से में शायद मार दिया. नहीं, रोहन का मामा वो रमेश और उसकी वो बीवी दोनों बहुत शाणे हैं मोरे. अरे देखो, रोहन उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी. वो उस मुर्गी को इतनी आसानी से कैसे काटेंगे? एक बात बताओ, ये रोहन के माँ बाप की मौत कार एक्सीडेंट में होती ना? हो सर. उस एक्सीडेंट के सारी डिटेल्स निकालो. सर, उस एक्सीडेंट का पंचनामा रिपोर्ट. सर, बहुत बड़ा एक्सीडेंट. ट्रक शिकरापुर से महाड़ की तरफ जा रहा था और रोहन और उसकी फैमिली अपने गाड़ी में पुणे से अहमदनगर वापस आ रहे हैं, जिसमें दोनों के बीच हेड ऑन एक्सीडेंट हो गया.
इस एक्सीडेंट में रोहन के माँ बाप के साथ साथ ट्रक का ड्राइवर भी मारा गया। नहीं नहीं, कुछ तो मिस्टेक है मोरे। ये टोल रिसीट तो महाड़ की, मतलब ट्रक शिकरापुर से महाड़ नहीं आ रहा था, महाड़ से शिकरापुर जा रहा था। लेकिन अगर ऐसा है तो इन दो गाड़ियों के बीच में हेड ऑन एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? अगर ये ट्रक महाड़ से शिकरापुर जा रहा था तो इसको सूर्यकांत की गाड़ी को पीछे से डैश करना चाहिए। नहीं सर, मैं समझा नहीं। ये देखो मोरे, ये पुणे है, ये अहमदनगर, और ये महाड़ है और ये शिकरापुर है। तुम ये कह रहे हो कि सूर्यकांत की गाड़ी पुणे से अहमदनगर जा रही थी और अभी ये जो टोल रिसीट हमें मिली उसके मुताबिक ये ट्रक जो था वो महाड़ से शिकरापुर जा रहा था। तो इसका मतलब ये दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही। अगर हेड ऑन एक्सीडेंट हुआ है तो उस ट्रक को यहां से आना चाहिए था, यहां से नहीं। समझ रहे हो? इतनी बड़ी डिटेल को लोकल पुलिस ने इग्नोर कैसे किया? एक काम करो मोरे, ये जो ट्रक ड्राइवर है उसके कॉल डिटेल्स निकालो। मुझे इस एक्सीडेंट के पहले कम से कम 2 महीने के कॉल डिटेल्स चाहिए। सर आपको लग रहा है कि ये एक्सीडेंट प्लान था? अब लग तो रहा है। और अगर ये एक्सीडेंट प्लान था तो जिसने ये एक्सीडेंट प्लान किया है हो सकता है उसी ने रोहन की भी जान ली। मैं मुंबई जाऊंगा, मैं समुद्र में तैरूंगा, सचिन तेंदुलकर से मिलूंगा और रणबीर कपूर का बंगला देखूंगा। तू इतना सब कुछ करेगा और यहाँ तेरे आजी के पास कौन रहेगा? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, घूम फिर के अपने आजी के पास ही आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे बेटे को कभी कुछ होने नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो कांचन, मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। सर आप सही थे। उस ट्रक ड्राइवर का तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन उस ट्रक के मालिक के फोन पर यहां अहमदनगर से बार बार फोन जा रहे थे। कौन कर रहा था फोन? आपका कहना है मेरे भाई और उसके परिवार को मैंने मरवाया? इसलिए आप गांव के सरपंच हैं, किसी भी बात को आप तुरंत समझ जाते हैं। हाँ मोरे, नहीं तो क्या होता है ना, लोगों से बुलवाते मेरा बीपी बढ़ने लगता है। तुम्हाला माहिती है तुम्ही कोणाशी बोलताय ते? हाँ अभी बोला तो मैंने, आप गांव के सरपंच है, मालूम है मुझे। बकवास है ये सब। अच्छा मोरे, शिर्के आना जाना। या गणपत भाऊ, या गणपत भाऊ, आपके पुराने मित्र। और अभी आप ना मत कहिए क्योंकि ये है आपके कॉल डिटेल्स। इसमें वो सारे कॉल की डिटेल्स है जो आपने इससे किए, और ये है आपके बैंक डिटेल्स। आपके भाई के मरने से 1 दिन पहले आपने अपने बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले थे जो आपने इस गणपत को दिए। अब मिस्टर सरपंच, आप खुद अपना मुंह खोलेंगे या हम पंच मार मार कर आपका मुंह खुलवाएं? सूर्यकांत पहले से ही बाबा का बहुत चाहता था। पढ़ाई में अच्छा था ना वो, लेकिन बाबा की पूरी जमीन मैं अकेला देखता था। मेरा खून पसीना लगाया था वो जमीन में, और बाबा के मौत के बाद से ही वो बंटवारे की रट लगाए बैठा था। दादा ये क्या हिसाब किया है आपने? ये गलत है। तू ही संभालना सब कुछ। तो आप बंटवारा कर दीजिए ना, फिर आप अपना संभालो, मैं मेरा संभालूंगा। मामला ही खत्म ना, पंगा ही नहीं होगा ना। तंग आ गया था मैं उससे। अरे ऐसे कैसे मेरी जमीन उसको दे दूं मैं? फिर मैंने गणपत भाऊ को फोन किया। आई बाबा तो कछुए की तरह गाड़ी चला रहे। अरे अरे रघु, एक काम ठीक से नहीं कर सकता है, वापस आके ठोक। पीछे से गाड़ी अचानक आ गई तो मुझे साइड तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है, सॉरी, चलो चलो चलो।
भाई को तो मरवाया, लेकिन उसका बेटा बच गया था। इसका मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी में एक और हिस्सेदार था, और इसीलिए मौका मिलते ही तुमने रोहन को भी मरवा दिया। नहीं साहब, मैं मानता हूं मैंने सूर्यकांत को मरवाया, लेकिन रोहन को मैंने नहीं मारा। एक सच से तो पर्दा हट गया। रमाकांत ने अपने भाई सूर्यकांत और उसकी बीवी कंचन की हत्या की थी, लेकिन तब रोहन बच गया था। लेकिन अब रोहन को किसने मारा, यह सवाल अभी भी हमारे सामने था। अगर इस रमाकांत की बात का यकीन करे तो उसने रोहन को नहीं मरवाया, तो फिर किसने मरवाया? एक 11 साल के बच्चे को कोई क्यों मारना चाहेगा? एक काम करो मोरे, ये रोहन के मोबाइल को जरा ठीक से खंगालो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि हमसे कुछ छूट रहा है। सर केशव वापस आ गया। चलो सच बताओ केशव, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन सर जब मैं रोहन के पास गया। ए रोहन, तू बार बार ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को भी बैग चाहिए। नहीं दूंगा। मैं वापस घर आ गया। इसकी एक्सरे रिपोर्ट दिखाइए। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ये गांव छोड़कर जा नहीं सकता। तो क्या लगता है? ये केशव का हाथ तो सच में टूटा है मोरे, और अगर इसका हाथ ऐसे टूटा हुआ है तो वो रोहन को मारकर उसे उठाकर कुएं में कैसे फेंक सकता है? सर मैंने फिर से रोहन का मोबाइल डेटा चेक किया है। उसके मोबाइल से शुभम के मोबाइल पर कुछ भेजा गया था। बहुत हेवी फाइल थी। पासवर्ड डाल। शुभम, सर वो मैं डिलीट ही करने वाला था, रोहन ने मना कर दिया। ये पुष्पा को माने कहा है कि इसे डिलीट कर दो, लेकिन उनको जरूरत हुई तो ये वीडियो तेरे पास रखना, और हाँ इसे डिलीट मत करना। मतलब रोहन का मामा इस वीडियो के बारे में जानता था? हाँ सर। हाँ साहब, रोहन ने मुझे वीडियो दिखाई थी। मामा मामा आपको कुछ दिखा रहा है? अभी नहीं, बाद में। नहीं अभी। अरे क्या, कौन सा वीडियो? मामी गंदी है, उनको बस। मैं इन दोनों को मजा चखाऊंगा। तू देख, नाक रगड़कर माफी मांगेगी। मामी को निकाल दो घर से। तू देखता जा मैं अब क्या करता हूँ। हाँ लेकिन ये वीडियो डिलीट कर दे। नहीं मामा, अगर वीडियो डिलीट कर दिया तो वो बोले कि ये कुछ नहीं किया। ठीक है, डिलीट मत कर, लेकिन किसी और को दिखाना मत। जा। तो तुमने अपनी बीवी से क्या कहा? कुछ नहीं साहब, काजल ने मेरे कहने पर यह सब किया। मतलब? सर दारू पी कर मैं अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका हूँ, डायबिटिक बन चुका हूँ। मेरी वाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल बाप मैं ही नहीं बन सकता। अगर ये बात गांव में फैल जाती तो लोग थूकते मेरे मुंह पर, मजाक उड़ाते। मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए था, इसलिए मैंने काजल से कहा ये सब कर। मेरी उमेश से बात हुई, उसे पैसों की जरूरत थी और मुझे बच्चे की। अरे शोभा, मैं टाइम पास कर रहा हूँ क्या इधर? काम है बहुत, रखो फोन में, लेट होगा। हाँ हाँ बोलो। सर उमेश के बारे में पता किया, वो पुष्पक के पड़ोस में ही रहता है और 2 दिन बाद उसकी शादी भी है। मोरे,
चलो मैंने ये मान लिया कि ये पुष्पक, उसकी वाइफ और उमेश, इन तीनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन इस उमेश की तो 2 दिन में शादी होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो के बारे में उसको पता चल गया और फिर उसने रोहन का मर्डर कर दिया। एक काम करो, पता करो कि मर्डर वाले दिन उमेश कहां था। भूख लगी है? वड़ा पाव थोड़ा सा सर। वड़ा, हाँ लेना। वड़ा पाव खाएगा? नहीं सर। नक्की? नक्की सर। शिरके एक काम करो, वड़ा पाव नहीं बोल रहे ना, मिर्ची खिलाओ उसको। साहब बोला साहब, साहब नको ना, साहब नको ना साहब। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, अगर तूने रोहन को नहीं मारा तो रोहन के मर्डर के वक्त तेरा मोबाइल लोकेशन उस एरिया में कैसे था? तेरे फैक्ट्री में भी पूछाऊंगा। तू आधे दिन की छुट्टी लेकर चला गया था। और शिरके थाम लग के ध्यान। बता दो साहब, रोहन को सब पता चल गया था साहब। मुझे लगा कि वो सबको बता देगा। 2 दिन में शादी है साहब, इसलिए मेरी उसके ऊपर नजर थी। दादा, मैं किसी से नहीं डरता। रोहन मोबाइल दे। नहीं दूंगा। रोहन मोबाइल दे। मामा बताएगा तुझे तू कितना घटिया इंसान है। तुम तेरे को एक बार बोला ना, मोबाइल दे। नहीं दूंगा। 1 मिनट। रोहन के मोबाइल में कोई ऐसी वीडियो है, ये बात तुझे किसने बताई? तुमने ये कहा था कि वीडियो वाली बात तुमने किसी को नहीं बताई थी। फिर रोहन के मोबाइल में वीडियो है, ये बात उमेश को कैसे पता चली? अच्छा, इसलिए रोहन मुझसे बात नहीं कर रहा। मला वाटतं तो काहीतरी करणार आहे। तो तू कशाला काळजी करतेस? अगर कुछ हुआ तो मैं सबसे कह दूंगा। तुम दोनों ने जो किया वो मेरे कहने पे किया। दादा, ये शहर नहीं गाँव है, इधर लोगों की सोच अलग है। और आपको क्या लगता है आप ऐसे सबसे जाके कहेंगे तो वो मान जाएंगे, हमें गांव से निकाल देंगे, मुझे तो जान से ही मार देंगे। मुश्किल में तो मैं भी पड़ा हूं, मेरी तो शादी होने वाली है। हम तीनों की मुश्किल का एक ही उपाय था, रोहन की मौत। इसलिए मैंने उमेश को कहा था रोहन को मार डाले। सर, मैं रोहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं और क्या करता। तुम जैसा घटिया आदमी और कर भी कह सकता है। रोहन को सभी शैतान कहते थे, लेकिन किसी ने भी उसकी शैतानी के पीछे छिपे उसके अकेलेपन को नहीं देखा। रोहन बेचारा तो इतना मासूम था कि वो इस गुनाह की दस्तक को सुन भी नहीं पाया। रोहन ने जो भी किया वो अपने मामा पुष्पक के लिए किया, लेकिन पुष्पक ने अपना डार्क सीक्रेट छुपाने के लिए रोहन की ही जान ले ली। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मुश्किलों से रास्ता ढूंढ नहीं पाते, लेकिन ये यकीन जानिए कि जुर्म का रास्ता आपको किसी भी मुश्किल से बाहर नहीं निकाल सकता, बल्कि आपको और गहरी मुश्किल में धकेल देता है। मैं इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें